रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी इंसाफ कर रहे थे। नाश्ता करते जैन ने अपनी प्लेट में ऑमलेट रखा और वो पराठे के लिए हाथ बढ़ाया था। सिमल ने इसका ध्यान ऑमलेट से हटते ही जल्दी से इसका ऑमलेट अपनी प्लेट में रखकर यूं पोज करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आराम से अपना नाश्ता मुकम्मल करने लगी। जैन ने खाली प्लेट देखकर पहले हैरानगी से फिर गुस्से से इसकी जानिब घूर कर देखा था। वापस करो इसको, इसने आहिस्ता आवाज में धमकाते कहा। क्या? वो अनजान बन गई। सबकी मौजूदगी में इसने सरगोशी के अंदाज में पूछा। ऑमलेट और क्या? खाना खाते हुए भी मेरी प्लेट पर नजर है। बस सामने पड़ा है, उठा लो ना। आंखें दिखाते कहा। अपनी भैंस जैसी मोटी आंखें निकालना बंद करो और शराफत से प्लेट में रख दो। इसने सख्त अल्फाज में कहा। मीर हुसैन को ऑमलेट पकड़ाना वरना मेरी प्लेट पर नजर रखेगा। इसने कदरे ऊंची आवाज में कहा कि बड़े मतवज्जा हो जाएं ताकि वो छीन ना सके। इसके यूं कहने से वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सका था, सिर्फ घूरने पर इत्तफाक किया था। वह आज इनकी तमाम हरकतों को नोट कर रहा था कब से। इसको वो दोनों साथ में परफेक्ट लगे थे। इनको यूं लड़ते और घूरते हुए देखकर इसको पछतावा हो रहा था। वो साफ इनकार कर देता और मामा इसकी बात को समझें। आप आराम से नाश्ता करें, इनके लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। बाबा ने वहाज को इनकी जानिब मतवज्जा देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। नाश्ता करने के बाद वो दादा जान के पास आया था। इनसे अहम बात करनी थी। जिस काम का उन्होंने कहा था इस बारे में भी बताना था। दादा जान को बुखार था, वो कमरे में आराम कर रहे थे, सो वो वहीं चला आया था। आपने जिस बारे में मालूमात हासिल करने और घर का पता दिया था, मैं वहाँ गया था। फिर कुछ मालूम हुआ? उन्होंने बात काटते कहा था। इनके लहजे में तजस्सुस था जो वहाज महसूस किए बिना न रह सका था। मैंने आस पड़ोस से पता करवाया, वहाँ 6 अफराद रहते थे। फिर अचानक उन्होंने घर बेच दिया। तकरीबन 8 साल पहले वो लोग बैरूनी मुल्क शिफ्ट हो गए थे। वो किस मुल्क गए, कहाँ रहते हैं, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन मुझे लगता है इनको पाकिस्तान में दोबारा देखा गया। इनकी शनाख्त नहीं हो सकी। अचानक से कोई कैसे जा सकता है, जबकि माली हैसियत से वो इतने मुस्तहकम भी नहीं थे कि सारी फैमिली यूं चली जाए। कोई तो वजह होगी और किसी को तो मालूम होगा कि तुम दोबारा फिर जाना। उन्होंने कुछ देर बाद गहरी सोच में कहा था। इनके पड़ोस में एक लड़की ने बताया था कि इस औरत की बेटी इसकी दोस्त थी। इसकी शायद इसके पास कोई तस्वीर वगैरह हुई तो वो ढूंढ कर रखेगी या किसी दोस्त से पूछकर वो मदद करेगी। हाँ, तुम कोशिश जारी रखना, जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। हो सकता है वो इस मुल्क में ही हो, मुझे लग रहा है वो यहीं पर है। उन्होंने मोहल्ले वालों से झूठ कहा हो। इन सब बातों के बावजूद पूछना चाहता था कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। अभी तुम ऑफिस जाओ, तभी तुम ऑफिस से लेट हो रहे हो, जाओ। उन्होंने इसकी आंखों में अनगिनत सवाल देकर हुक्म दिया था। वो इन्हें सलाम करके बाहर आ गया था। वहां चला गया था। रजा साहब घर पर ही मौजूद थे। इन्हें किसी काम से बाहर जाना था। वो अपने कमरे में आए तो मेमूना बेगम भी इनके पीछे इनसे बात करने आई और इन्हें सारी बात बताई जो वो वहाज से कर चुकी थी। इनकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गए। मेमूना बेगम, मुझे नहीं लगता हम इस तरह अपने बच्चों के साथ ठीक कर रहे हैं। जैन के लिए सीमल का जो सोचा जा सकता है, वो दोनों हम मिजाज भी हैं और हम उम्र भी। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद कहा। आप दोनों बाप बेटा एक ही बात कर रहे हैं। हम मिजाज होने का ये मतलब तो नहीं कि हम सफ़र भी बन जाएं। जिंदगी गुजारने के लिए किसी एक को तो संजीदा होना ज़रूरी है। एक मिनट के लिए टिक कर बैठ नहीं सकते, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सारी जिंदगी कैसे गुजारा करेंगे? इस बात को भी समझे आप। ज़रूरी नहीं है कि जवाब जो अब चल रहा है शादी के बाद भी वैसा ही रहे। रिश्ता बदलते, ख्यालात भी बदल जाते हैं। बेहतर है कि पहले जैन से भी पूछ लीजिएगा, फिर सारी बात अब्बाजान के सामने करें। आप बेफिक्र रहें, जैन से मैं खुद बात कर लूँगी। वो खुश हो जाएगा। पहले अब्बा जी से बात कर लूँ, फिर जैन से भी बात हो जाएगी। इसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। बेगम साहिबा, जिंदगी हमारी सोच और मंसूबे से नहीं गुजरती। बच्चों से भी मर्जी पूछ लेनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा नतीजा बहुत कम निकलता है। जिंदगी के अंदाज बहुत मुख्तलिफ हैं। फैसला करते दूसरों की मर्जी भी मालूम कर लेनी चाहिए। साल 6 माह तो गुजर जाएंगे वहाज की शादी में, तब तक वो सेटल भी हो जाएगा। जैन की शादी में अभी बहुत देर है। खानदान में और भी लड़कियां हैं, जरनिश और मदीहा भी हैं। जैन की तो इनके साथ भी बहुत बनती है। इसकी तो आदत है, वो हर किसी के साथ घुल मिल जाता है। खैर, इसको अभी छोड़े काम से जब फारिग हो जाएं तो अब्बाजान से बात ज़रूर कीजिएगा और आपने राज़ी भी करना है ताकि घर की बेटी घर में ही रहे। सदफ के दिल को भी तसल्ली हो जाएगी।
उन्होंने बात खत्म करते कहा, चलो सोचते हैं क्या करना है। रजा साहब नीम रजामंदी से कहा था। फिर शाम को घर के बड़ों की मीटिंग हुई। ताईजान ने अपनी पूरी कोशिश से इन सबको मना लिया था। अब्बाजान को कोई एतराज नहीं था। उन्होंने भी यही सोच रखा था, अलबत्ता यंग पार्टी को ला इल्म ही रखा था। यूनुस और सदफ बेगम मुतमईन थी और खुश भी। इनकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई थी। इन्हें भला क्या इख्तलाफ होता इनसे, इनके फैसले से। नीचे लाउंज में ट्यूटर अभी पढ़ा कर ही गया था। जैन आ टपका, हाय गर्ल्स, कैसी चल रही है स्टडी? इज़्ज़ात ही पूछा था। तैयारी तो अच्छी है, दुआ करो पेपर्स भी अच्छे हो जाएं। मीरत ने बुक सेट करते कहा था। जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हमारे पेपर्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं। सिमल ने पुरएतमाद होकर कहा था। वो तो रिजल्ट के बाद पता चलता है। खैर, मैं बहस करने नहीं आया, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वही बताने आया हूँ। इसने शौक होते कहा। कैसी ब्रेकिंग न्यूज़? इन दोनों ने तजस्सुस से पूछा। वो ये कि तुम लोगों की बोरिंग बातों में रंग भरने के लिए खास शख्सियत आ रही है। ज्यादा पहेलियां ना बुझाओ, सीधी तरह बताओ कौन आ रहा है। सिमल ने बेसब्री से कहा, हमारे चाचू की बेटी आप लोगों की इंग्लिश दुरुस्त करने के लिए इस संडे को आ रही है। जर्निश आ रही है? फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता वो आ रही है? हमें तो किसी ने नहीं बताया। सिमल खुश होकर कहने लगी, इसको छोड़ो, मेरे पास हर तरह की खबरें होती हैं। बस इसके आने की खबर छोटी माँ से मिल गई। वो कॉल पर बात कर रही थी और यूं मुझे भी मालूम हो गया, लेकिन गर्ल्स एक मसला है। वो क्या? इन दोनों ने बैक वक्त कहा। तुम लोग क्या अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करोगी? ज़्यादा कंपनी तो मुझे ही देनी पड़ेगी। तुम लोग जब तक इसकी इंग्लिश का तर्जुमा करोगी, वो दूसरी बात भी मुकम्मल कर लेगी। इसने तमस्खुर से कहा था और इनकी इंग्लिश को निशाना बनाया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम भी अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सिमल ने गर्दन अकड़ा कर कहा, साथ में मीरब से भी तायीद चाहिए, क्योंकि बात इन दोनों की हो रही थी। इसने भी इस बात में सर हिलाया। एक बात तो बताओ, तुम बड़े खुश हो रहे हो। खुश तो हमें होना चाहिए, तुमको जेलिस हो रही हो। मेरी कज़न है, जब वो आएगी इस सबको मिलकर वेलकम करेंगे। मैं ऐसे लोगों के शर से पनाह चाहता हूँ जो दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते। दोनों कानों को हाथ लगाते कहा था। तुम्हारी बातें सुनने के बजाय हम खुद पता करवा लेते हैं कितनी सच्चाई है तुम्हारी बातों में। चलो सिमल, मीरत ने इसकी बातों से बचने के लिए कहा था। इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना थी जितनी जैन और वहाज की थी। वो शुरू से ही अच्छे स्कूल और फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे, जबकि उन्होंने मैट्रिक के बाद घर पर ट्यूटर की मदद से पढ़ाई जारी रख पाई थी। इसलिए वो इनका मजाक उड़ाने और, और तंग करने का मौका कैसे ज़ाया करता। सर, मुझे आज हाफ लीव और कल की लीव चाहिए। पारस ने वहाज को लैपटॉप में मसरूफ़ देखकर मतवज्जा किया। क्यों, सब खैरियत है ना? इसने मसरूफ़ अंदाज में एक नज़र इस पर डालते कहा था। इसका हुलिया भी कुछ रफ्सा था, आंखें बोझल सी थी। मेरा मतलब है कोई परेशानी वगैरह? इसने जानबूझकर फ़िक्रा अधूरा छोड़ा और इसकी जानिब मतवज्जा होते कहा, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कल से इनका बीपी शूट कर गया है। आज मुझे आना पड़ा। मैं रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं कर सकती। आप भी कल यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं आ गई। यहाँ इन्हीं की फ़िक्र में मुब्तला हूँ। तो इसने वजाहत देते कहा, अब कैसी तबीयत है इनकी? इसने नोट किया था वो कुछ परेशान है, फिर पूछा नहीं था। पहले से बेहतर है। मैं इनके पास इनकी देखभाल के लिए रुकना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसने इस्तफामी अंदाज में कहा। पिछले दिनों इसने बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी की थी। ऑफिस रूटीन वर्क में काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर इस पर इसको बहुत डांट सुननी पड़ी थी। इसलिए वो ना चाहने के बावजूद भी आ गई थी। ओके, इसने कचटती निगाह इस पर डाली थी। थैंक्स सर, इसने सुकून का सांस बहाल करते कहा, वरना वो जहनी तौर पर डांट सुनने को तैयार थी। आसानी से छुट्टी मिलने पर इसने हैरानगी और तशकर से कहा था। वो तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ी थी। दरवाज़ा अंदर के बजाय बाहर को खोलने लगी थी। डोर अंदर की जानिब खुलता है, बाहर की जानिब नहीं मिस पारस। इसको कहना पड़ा। ओह सॉरी सर, इसने मिनमिनाते हुए कहा था। इसको उम्मीद नहीं नहीं थी इतनी आसानी से सब हो जाएगा। घबराना तो बनता था, ख़ास तौर पर जब इसको इल्म था कि वो इसकी जानिब देख रहा था। ऐसा तो होना ही था। कमरे से बाहर आकर ख़ुद को नॉर्मल किया, अपने रूम में जाकर ज़रूरी फाइल्स और मोबाइल उठाया और घर के लिए निकल गई। जब घर आई तो दादी की तबीयत कल की निस्बत बहुत बेहतर थी। वो इनसे नाराज़गी से गोया हुई थी। आपको कितनी मर्तबा कहा है दादी अपना ख्याल रखा करें, मगर आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। इसने नाराज़ होते कहा था। आप घर पर अकेली होती हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका जो दिल चाहे
बना कर खा लें। डांट लो जितना डांटना है। उम्र पहले ही खफा और परेशान हो रहा था, आते ही तुम भी शुरू हो गई। जब दिल करेगा करेगा तो ना खाया करूंगी। उल्टा वो पोती से खफा हो गई थी। खाएं, किसने मना किया है, लेकिन परहेज भी जरूरी है। इस बात का भी ख्याल रखें। इसने तहम्मुल से कहा। आपकी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे, आपको अंदाजा नहीं है। आपके सिवा इस दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं है जिसको खोने का हौसला रखें हम। मैं जानती हूँ तो मेरी पारस बहुत फिक्र करती है। बुढ़ापा है, इस उम्र में ऐसा हो ही जाता है। आइंदा से कुछ नहीं खाऊंगी जिससे मेरे पोता पोती परेशान हो। जैसा कहोगे फीके और बेजायका खाने खा लूंगी, जैसे दोगे वही खा लिया करूंगी। उन्होंने बच्चों की तरह मुंह बनाते कहा था। ये सब आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। आपके अकेले होने की वजह से उम्र यूं ही नहीं गया और मुझे हाफ लीव पर आना पड़ा। अब कल भी घर पर ठहरूंगी। आपको मालूम है मेरे बॉस कैसे हैं। जरा सी गड़बड़ करूं फिर खैर नहीं है। वैसे दादी, इत्तेफाक से गड़बड़ होती भी इनके सामने ही है। गुस्से भरी नजरों से देखते हैं, अल्लाह की पनाह। तू घबराया ना कर। मैं कहाँ घबराती हूँ, मैं डरती थोड़ी हूँ इनसे। बस मैं सोचती हूँ कि कहीं गुस्सा ना आ जाए और फिर गुस्से के चक्कर में मेरी नौकरी ना चली जाए। ये तो है, गुस्से में तुझे कुछ पता नहीं चलता। पुरएतमाद होकर रहा कर और अपने काम पर ध्यान दिया कर। खास तौर पर मेरी दादी अम्मा मत बना कर। दादी अम्मा बनने पर आप ही मजबूर करती हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। काफी दिनों से घर वालों के रवैये में जो तब्दीली महसूस हो रही थी, इसकी वजह मालूम हुई थी। जब मम्मा ने सिमल को गले लगाते हुए खुशी से बताया था तो वो सख्ते में आ गई थी ये सब सुनकर। बेयकीनी से इन दोनों को देखा मुझे यकीन था अब्बाजान तुम्हारे बारे में गलत फैसला नहीं करेंगे। बिनिश का तो उन्हों उन्होंने बाहर कर दिया, मगर मेरे पास रहोगी, मुझे हमेशा से बेटे की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने तुम्हारा भाई तो नहीं दिया, वहाज भी मेरे बेटे की तरह है। अब्बाजान ने वहाज को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। उन्होंने तशकर से कहा था, तुम दोनों की उम्रों में थोड़ा फर्क है, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो होता है। वो खुशी से भरपूर आवाज में न जाने और क्या क्या कह रही थी। अर्श का जहन न जाने कहाँ भटक रहा था। मीरब और बिनिश भी खुश थे, मगर इसका उतरा चेहरा देखकर वो खुद चुप की कुफल बांधे एक दूसरे को देखकर रह गई थी। आंखों में हैरानगी और खो जाने के सबब में माँ से नजरें चुराते हुए इसने सर झुका लिया था। वो आंखों में मौजूद नमी को अंदर ही अंदर उतारने में हलकान हो रही थी। माँ इसकी हाँ समझकर ही खुश हो गई थी, और जो समझना चाहती थी वही समझकर चली गई थी। इनके बाद वो दोनों भी चली गई थी। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसको अब सब समझ में आ रहा था। जब इसने एयरपोर्ट जाने की जिद की थी, ताई जान ने इसकी फरमाइश करने पर वो मान गई थी, जिसकी इसको तवक्को भी नहीं थी। वो इनके रवैये में भी वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रही थी। मगर अब ये सब कैसे हो सकता है? और वहाज भाई, इसको सोचकर ही कोफ्त आने लगी थी। बुखलाहट में अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। ये कैसे हो सकता है? किसने सर नफ़ी में हिलाते कहा था। जैन जानता है सब। अगर सबको मालूम है तो इसको भी पता होगा, या शायद ना पता हो। वो तो अपने दोस्त के यहाँ ठहरा है कंबाइंड स्टडी के लिए। वो उलझ कर रह गई थी। वो अपने हवास को नॉर्मल करना मुश्किल हो गया था। वो खुद को नॉर्मल करने में हलकान हुए जा रहे थे। इसने बुक उठाई और टेरेस पर चली गई थी। खिताब तो एक बहाना था। वो सबसे छुपकर अलग थलग रहना चाहती थी। एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो कितनी देर वहाँ टहलती रही थी, खुद को पुरसुकून करते खुद बेहाल हो गई थी। फिर दोबारा कमरे में आ गई थी। कंबल ओढ़कर लेट गई और आंखों में आने वाली नम को बहने से ना रोक सकी थी। दोपहर 1 बजे के करीब जहन जैन आया था। आते ही खफा होने का लगा था। तुम के कंबल के कर आराम से लेटी हो। हम लेट हो रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? इसके ऊंची आवाज में चिल्लाते कहा था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी जेलस होगी। वो अपनी धुन में बोल रहा था। मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मीरब को बता दिया था, इसने मुश्किल से कहा था। ज़्यादा नखरे न दिखाओ, हमने पहले ही सबको इतनी मुश्किल से राज़ी किया है। अब इन टाइम पर इनकार करके मुझे गुस्सा न दिलाओ। मैं अपने दोस्त से भी माजरत करके आया हूँ, मुझे इसके अलावा भी बहुत से काम हैं, उसने जताते कहा था। फिर इसको ना उठते देखकर वो घूम कर दूसरी साइड से इसकी तरफ आया। इसके सामने खड़े होकर सख्त नज़रों से देखा था। जानता था इस पर असर नहीं होगा, फिर भी गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं घर पर मिल लूंगी। इसने हिम्मत करके देखते कहा था। क्या हुआ है? इसने इसकी सुर्ख होते चेहरे को देखा तो फिक्रमंदी से पूछने लगा, तबीयत ज़्यादा खराब है? हाँ,
वो फकत इतना ही कह सकी थी। तुम लोग जाओ, कहते हुए उठकर बैठ गई थी। तो ऐसा करते हैं, रास्ते में मेडिसिन ले लेंगे और फिर सब एयरपोर्ट चलेंगे। तुम जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना। ओके, इसने तहम्मुल से कहा। तुम रेस्ट करो, सारा प्लान खराब हो गया, इतना मज़ा आने वाला था। उसने अफसरदगी से कहा था। मम्मा को बताया और मेडिसिन ली। इससे पूछने लगा, लहजे में फिक्रमंदी थी तो इसने इस बात में सर हिला दिया और कुछ मजीद हिदायत करता वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। लामहदूद सोचों से निकलने की कोशिश करने लगी। वो कितनी देर एक ही पोजीशन में लेटी रही, इसने इसको खुद एहसास नहीं था कि तकरीबन 2 ढाई घंटे के बाद वो वापसी हुई थी। गाड़ी का हॉर्न सुनकर इसने विंडो से नीचे देखा था। वो सब गाड़ी से निकल रहे थे। जर्निश भी साथ में थी, जो स्याह जीन्स और ग्रे लॉन्ग शर्ट में और बराए नाम स्टॉलर को गले में स्टाइल से बांधे रखा था। खिलती रंगत, खूबसूरत सरापा और आंखों पर ग्लासेस लगाए वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। इसको जैन का ख्याल आया इसके साथ, जो इसने फौरन झटक दिया था। सिमल भी नीचे आ गई थी। इसने सलाम दुआ की। मम्मा और ताई जान इसकी ड्रेसिंग को देखकर हैरान हुई थी और अपने तासुरात भी छुपा न सकी थी। वो सबसे खुश अखलाक से मिली थी। शोख और चंचल सी जर्निश सबको बहुत अच्छी लगी थी। वो सबके साथ घुल मिल गई थी। इन सब की कंपनी को खूब इंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर वो इनके पास मजीद बैठी थी और फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई थी। बिनिश आपी के हमरा वो कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद ताईजान ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। ताबा है किस तरह का मगरबी लिबास पहन रखा है इस लड़की ने। वक़ार ने बहुत आज़ादी दे रखी है इसे। ख़ानदानी रख रखाव नाम का नहीं है इसमें। ताई और मम्मा इसके लिबास पर और तबसरे कर रही थी और वो सब अपने अपने काम की गर्ज से उठ गए थे। जैन जब उठकर नीचे आया, वह आज नाश्ता कर चुका था। इसने आते ही सलाम किया। वो पिछले कई दिनों से यही था। इसके इम्तिहान हो रहे थे तो वो घर जाने के बजाय दरवाज के साथ अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था। कल लास्ट पेपर था। इसके दिल को तसल्ली हुई और इसने लंबी तान कर नींद पूरी की। इसलिए वहाज ने भी इसको जगाया नहीं था और खुद ही नीचे आ गया था। हो गई नींद पूरी? वहाज ने मुस्कुराते पूछा। फिलहाल तो हो गई है, बाकी घर में जाकर पूरी करूंगा। मम्मा की कॉल आई थी, आने का पूछ रही थी। मैंने कहा था सब यहाँ आ जाएं, घूमने फिरने जाएंगे। जरनिश तो आ गई थी मगर सिमल ने आने से मना कर दिया। पता नहीं क्या करती रहती है घर में। इसने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाते कहा था। सिमल के नाम पर वहाज खोजती निगाहों से देखने लगा था। क्या हुआ भाई? इसको यूं मुतवज्जो देखकर वो कहे बगैर न रह सका था। बस ऐसे ही मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, बाकी बातें आने पर करेंगे। कहकर उठकर खड़ा हो गया। वो इसके चेहरे से कुछ भी अख अखज़ ना कर सका था। इसके दिल में एक कसक रह गई थी। सब जानते हुए भी घर में एक नया हंगामा होगा। इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में फ़िलहाल वो अपने दिल को तसल्ली भी ना दे सका था। दूसरे दिन जैन घर आ गया था। इसके आते ही घर में रौनक भी बढ़ गई थी। दादा जान भी सबके साथ लाउंज में बैठे थे। सब खुशगवार मूड में बैठे बातें कर रहे थे। जर्निश जैन की बातों से खूब महफूज हो रही थी। इस तमाम वक्त के दौरान इसको सिमल नजर नहीं आई थी। इसके ताक़ुब में इसने चारों ओर देखा और इसको कहीं भी दिखाई न दी। एक बार वो बहाने से उठकर इसके कमरे में देख कर आया था। वो वॉशरूम में घुस गई। इसके इंतज़ार करने पर भी बाहर ना आई। इसको इसके रवैये की समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। फिर वो खुद ही उठकर चला गया था नीचे। इनको कंपनी देने लगा था। दादा जान उठकर चले गए थे। जर्निश यहाँ आकर बोर तो नहीं हो रही? आउटिंग का प्लान न बनाए? जैन ने आइडिया दिया था। बोरिंग कैसी, मैं तो बहुत मसरूफ़ रहती हूँ। नई नई डिशेस बनाना सीख रही हूँ। कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है और सबसे बढ़कर सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किया करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब एक नए माहौल से मैं आई हूँ। इस माहौल को एंजॉयमेंट के साथ मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम्हें क्या लगता है, एक तुम ही हो जो सबको कंपनी देना जानता है? बिनिश आपी ने मसनूई गुस्से से घूरा था। मैं मजाक कर रहा था। फिर क्या ख्याल है, आज शाम को आउटिंग पर ना जाएं? मीरब को देखते कहा था। मगर दादा जान नहीं मानेंगे, मीरब ने अफसरदगी से कहा। वो मैं मना लूँगा। बाय द वे, ये सीमल नज़र नहीं आ रही, कहाँ गायब रहती है? वो असल मौजू पर आया था। अब तुम्हारा लड़ने को दिल चाह रहा होगा जो इसका पूछ रहे हो। घर में सुकून अच्छा नहीं लगता तुम्हें? मीरब ने कहा था। इन दोनों की आदत से सभी वाकिफ थे। वो दोनों साथ में ना खुद सुकून से बैठते और ना दूसरों को बैठने देते। मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो लड़ती है मुझसे। तुम कितने मासूम हो जानते हैं हम सब। हाँ, तो वो सब जानते हैं, इस बात में तो कोई शक भी नहीं है। इसने गहरी मुस्कुराहट से कहा था, जो इसके अल्फाज की मुनाफी थी।
अब तुम लोग भी बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दो। जब रिश्ते बदलते हैं तो इंसान को इनका एहतराम भी करना चाहिए। पहले वाली आदतें ख़त्म करो, बिनिश ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। मेरी आदतें पहले कौन सी ख़राब हैं? मैं तो बचपन से बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ, जिसको लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं आता। सीधा सादा सा लड़का हूँ। वो हम सब बखूबी जानते हैं तुम्हारी शराफत के किस्से। मगर अब तुम्हें और शरीक बनना है। सिमल, जो अब तुम्हारी भाभी। आप ही की बात अधूरी रह गई। इसके मोबाइल पर रिंग होने लगी। वो इसकी जानिब मतवज्जो हो गया। इसकी आखिरी बात सुन न सका था और उठकर चला गया था। पीछे खड़े सिमल की जान में जान आई। न जाने इसको जानने के बाद इसका रिएक्शन क्या होगा। सब कब तक छुप सकता है? एक ना एक दिन तो उनको मालूम होना ही था। सबने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया, सबके जाने के लिए रेडी थे, सिवाय सेमल के। हस्बे मामूल जर्निश ने जीन्स और शॉर्ट फ्रॉक पहने और गले में छोटा सा स्टॉलर लटक रहा था। उन्होंने शाम का प्लान बनाया था, मगर दादा जान ने शाम की बजाय सुबह जाने की इजाज़त दी थी। सो उन्हें सुबह का प्लान बनाना पड़ा था। वो सब नीचे लाउंज में तैयार खड़े सिमल का इंतजार कर रहे थे, जो आ नहीं रही थी। मजबूरन जैन इसको बुलाने ऊपर गया था। इससे पहले मीरब भी ऊपर का चक्कर लगा चुकी थी। हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम हो गए तैयारी खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। इसको अलमारी में मुंह दिए देखकर इसने अंदाजा लगाया था। तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। इसने रुख फेरे बिना कहा था। क्या मतलब मूड नहीं है? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। इन टाइम पर तुम्हारा मूड बदल गया। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। एक बात समझ में क्यों नहीं आती? इसने झुंझुला कर कहा था। क्या हुआ है और तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? कहीं जर्नी से तो जेलिस नहीं हो रही? मैं मैं क्यों जेलिस होंगी? तुम लोग चले जाओ, यही ठीक हो। मैं यही ठीक हूँ। इसने आंसू को पीते रुंधी आवाज में कहा था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कैंसिल कर देते हैं, कल चले जाएंगे। इसके रफुलिये को देखते वो यही समझ पाया था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं खुद को जहनी तौर पर तैयार करने में बिल हलकान हो रही हूँ। तुम हो के जिद पर उड़े हो। तुम भी खुद को और अपनी आदतों को बदल लो, यही बेहतर होगा हम सब के लिए। इसने नसरें झुकाए मुश्किल से कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा जहनी मूड तौर पर बदलने से? बात को घुमा फिरा कर क्यों कर रही हो? सीधी तरह बात करो, कहना क्या चाहती हो? और इसके रवैये से कुछ भी अखज़ न कर सका था। इसने संजीदगी से पूछा, जबकि निगाहें खोजती हुई नतीजा अखज़ करने से कासिर थे। कुछ नहीं। पिछले कई दिनों से टेम्परेचर है, इसी वजह से नकाहत महसूस हो रही है। ऊपर से तुम लोग तंग करने लगे हो। अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। मैं बस चेंज कर लूँ। खुद से इसको कुछ भी बताने की हिम्मत थी और ना हौसला, फिर वो कैसे सबको बताती। वो इनके साथ आ गई थी। सिमल सबके साथ गपशप मुस्कुरा भी रही थी, मगर वो पहले वाली बात नहीं थी। जैन इसकी हर हरकत नोट कर रहा था। इसके अल्फाज इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, जिनका मफहूम समझने से कासिर था। सभी का रवैया बदला हुआ महसूस हो रहा था। वह आज का यूं पूछना, सेमिल का कहना, वो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कोई नखरे नहीं कर रही थी। चंद एक चीज़ें ली, वो भी जल्द पसंद कर ली थी, जबकि जरनी सबसे राय लेकर शॉपिंग कर रही थी। सिमल, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? जैन ने इसको खामोश खड़ी देखकर तशवीश से पूछा। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए हैं? इसको अचानक से याद आया। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। इससे क्या, जैसे भी हो हुए हों। मैं कौन सा भूली थी? तुम ही घर वालों को भूल गए थे, इसलिए नाराज हूँ। ज़रूर मुझे मिस कर रही होगी, इसलिए इतना रिएक्ट कर रही हो। शक्ल देखी है अपनी? रोज़ देखता हूँ, आईना कहता माशाल्लाह। इसने जेलस करते कहा। अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी खुशफहमियाँ हैं तुम्हें। इसने घूर कर कहा। ये तो नाशुक्री है। फिर तुम्हारी तबीयत मेरे घर से जाने के बाद ही क्यों ख़राब होती है? वो जांचते हुए पूछने लगा। अपने नज़ले ज़ुकाम के जरासीम को छोड़ गए थे। इससे इंसान बीमार ही हो सकता है। वो ज़ुकाम के जरासीम तो नहीं होते। तो वो, इसने जानबूझकर फ़िक्रा अधूरा छोड़ा था। आंखों में भी शरारत थी। ये मुंह और मसूर की दाल, इसने तमस्खुर उड़ाते कहा था। लोग इसी को देखने को तरस जाते हैं, सामने कदर नहीं करते। अलग बात है। मुझे अफसोस है इन लोगों पर। कहकर पास से गुजरने लगी तो वो सामने आ गया। तुम्हारे बिहेवियर की मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी है। अच्छा, वो क्या? भवें सुकेड़ कर पूछा। वो ये कि जब से जर्निश आई है तुम रूडली बात कर रही हो। ज़रूर जर्निश से जेलिस हो रही हो कि वो इतनी फ्रैंक क्यों है मेरे साथ। इसने एक नज़र जर्निश को ड्रेस सेलेक्ट करते देख कर कहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज़ प्रिटी गर्ल, गुड गर्ल। मुझे तो अच्छी लगती है। अच्छी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे साथ और भी अच्छी लगती है।
आ गुड कपल संजीदगी से कहकर रुकी नहीं, इसके पास से गुजर गई थी और वो ना समझी से इसे देखता रहा, इसके अल्फाज और इनका मफहूम समझने में नाकाम रहा। उमर सीएसएस की तैयारी कर रहा था। पेपर्स और फिर दादी का बीमार होना, ऊपर से पारस को काम का बोझ। वो दोनों बहन भाई मिलकर दादी और घर का ख्याल रख रहे थे। जितनी देर दादी जान जागती, इन दोनों में से एक इनके पास व- इस वक्त गुजारता था। इनके सोने के बाद रात देर तक काम में मगन रहते। पारस को एक नई परेशानी भी थी। कुछ मशकूक लोगों के बारे में उमर को बताए या काम छोड़कर इस मौजू पर सोचने लगी। क्या किया जाए? घर में पहले ही इतनी टेंशन है। उमर हर वक्त मसरूफ रहता है, ये सब बताकर परेशान कर दूं इसको। वो लोग तो इस्लामाबाद में थे, जब हम तो मुल्तान में हैं। अपने दिल को तसल्ली देकर खुद ही मुतमईन करने लगी थी, जो मुतमईन नहीं हो रहा था। काम कंप्लीट करते करते रात के 2 बज गए थे। इसे ये फाइल आज ही मुकम्मल करनी थी, वरना इस क्यों खैर की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही काम खत्म हुआ, तकिया सीधा करके सोने के लिए लेट गई। सुबह अलार्म पर इसकी आंख खुली। घर के काम निपटाने के चक्कर में बहुत देर हो गई थी। पारस, मुझे भी ड्रॉप कर देना, उमर ने कहा था। वो ना चाहते हुए भी इसको इनकार न कर सकी थी। इसे ड्रॉप करने के बाद तेजी से गाड़ी ऑफिस की जाने बढ़ा दी थी, फिर भी 20 मिनट लेट पहुंची थी। अपने रूम में आई ही थी, मुलाजिम ने आकर पैगाम दिया, सर बुला रहे हैं। फाइल्स लेकर फौरन पहुंची थी। इनकी इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई और लैपटॉप पर मसरूफ थे। इसको देखते हुए पूछने लगे, टाइम क्या हुआ है? अजहद संजीदगी से इस्तफसार किया, आपको वक्त का एहसास भी है मिस पारस? अगर आपका ये हाल है तो बाकी वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा? मैं 3 बार कॉल कर चुका हूँ, मगर कोई रिस्पांस नहीं। मैडम तशरीफ नहीं लाई और मुझे वेट करना पड़ेगा, जो अक्सर उजलत में ऑफिस पहुँचती है, जिन्हें वक्त की ज़रा परवाह नहीं है। आपकी वजह से जिस हम इस प्रोजेक्ट पर प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जिसका लॉस ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा, उसने सख्त अल्फाज में कहा था। अपनी सारी परेशानी और गुस्सा पारस पर निकाल दिया था। पारस शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। वो इतना बरहम हो गई, इसको उम्मीद नहीं थी। आखिर हिम्मत जमा करके कहा था, सॉरी सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको दोबारा शिकायत का मौका न दूं। अब मजीद शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। अपना सॉरी संभाल कर रखिएगा। यहाँ हम गलतियाँ माफ़ नहीं करते बेटा। इनको न जाने क्यों बिला वजह ही गुस्सा आ रहा था, जिस पर निकाल दिया था, ये बात आप पहले भी कई बार कह चुकी हैं। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन इस बात पर कायम रहेंगे। ये लास्ट बार था। आपको दोबारा वार्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पारस ने पुरएतमाद होकर कहा था। याद रखिएगा, लास्ट बार ही है। सर निगाह डालते हुए कहा था, मुझे आज की डिटेल बताओ। इसी ने खुद पर कंट्रोल करते कहा था। जी सर, कहते हुए डिटेल बताने लगी। न जाने किससे खफा है और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जैसे मुझे बहुत शौक है आपके डांस सुनने का। दिल में कोसने लगी थी। इसका सारा दिन खराब गुजरा था। मीटिंग तो अच्छी रही थी, लेकिन आते ही जो इंसल्ट हुई थी, इससे सारा दिन मूड ऑफ रहा था। वो सब मिलकर बैठे थे और मौसू बिनिश की शादी का छिड़ रखा था। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। खूब मस्ती और हल्ला गुल्ला करेंगे। ड्रेसिंग, ज्वेलरी, हर चीज़ को लेकर वो डिस्कस कर रहे थे। ममा कह रही थी कि बिनिश आपी के साथ ही वहाज भाई की मंगनी या निकाह कर दे। रुखसती तालीम मुकम्मल करने पर हो जाएगी। मीरब ने मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया था, वहाज भाई की, मगर किससे? लड़की ढूंढ भी ली है और मुझे बताया भी नहीं। जैन ने हैरान होकर पूछने लगा था, तुम्हें नहीं मालूम? हम लोग तो समझे तुम जानते होगे। जर्निश ने चाय का कप पकड़ते हैरान होते कहा था, मुझे कैसे मालूम होगा जब किसी ने बताया ही नहीं। उसने खफगी से कहा, जल्दी से लड़की का नाम बताओ, कौन है? वहाज भाई की पसंद है या एहतराम से फर्मा बरदार बेटों की तरह सर झुका दिया है? उसने तजस्सुस से इस्तफसार किया। फिर तुम हमें क्या दोगे? जर्निश ने इसकी बेकरारी देखकर कहा था, मैं क्यों दूं? तुम लोगों को कुछ? मेरी शादी थोड़ी हो रही है जो बेकार में तुम खवातीन पर खर्च करूं और अपनी जेब खाली कर दूं। हाँ, अलबत्ता जब मेरी होगी तो थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। भाई, आपके खवातीन किसको कहा है? हम लोग नहीं बताने वाले। पहले अपने अल्फाज वापस लें। क्यों जर्निश? मीरब ने तायीद लेने के लिए जर्निश की जानिब देखा था। तुम लोग सीधे तरीके से बताना है तो बता दो, वरना मेरे पास और भी ऑप्शन है। ना मैं अपने अल्फाज वापस लूंगा और ना अपनी जेब ढीली कर सकता हूँ। इसने साफ इनकार किया था। हम भी बताने वाले नहीं हैं फिर, जर्निश ने मुस्कुराते हुए कहा था।
اگر آپ لوگوں نے نہیں بتانا تو نہ سہی، سیمل سے پوچھ لوں گا، کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے بھویں اچکا کر دیکھا، اگر اس نے بتا دیا تو ٹپ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ سمل کافی دنوں سے ان سب سے الگ اپنے کمرے تک محدود تھی۔ وہ اسٹڈی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں رہتی، ان کا سامنا کرنے سے پرہیز کرتی تھی۔ زین رکو، میں بتاتی ہوں۔ اس کو جاتا دیکھ کر بنش آپی نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ بھی بنش آپی کی طرف متوجہ ہوا، انداز ایسے تھے جیسے جلدی سے بتائے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ سمل سے طے ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، وہاج بھائی کے ساتھ سیمل کا رشتہ ماما اور دادا جان نے طے کیا ہے۔ منگنی یا نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میرت نے جواب دیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے سیریس ہوتے کہا تھا۔ ہم مذاق نہیں کر رہے، تم خود پوچھ لو کسی سے بھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑانے لگا اور اس کا وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ ایسے کیسے یہ سب ہو سکتا ہے؟ یہ مذاق کر رہی ہیں۔ میں بابا سے پوچھتا ہوں، ابھی اس کا سفید جھوٹ پکڑا جائے گا۔ کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بھرتے بابا جان کے کمرے کا رخ کیا جو آفس سے لوٹے تھے۔ بابا جان، میں کیا سن رہا ہوں؟ خود پر کنٹرول کرتے تحمل سے کہا تھا۔ کیا سن لیا ہمارے بیٹے نے جو اتنا پریشان اور غصے میں ہے؟ انہیں تشویش ہوئی۔ مما کمرے میں نہیں تھی تو کھل کر بات کر سکتا تھا۔ بھائی کا رشتہ طے کر دیا اور مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ رضا صاحب نے اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھا تو وہ بہت کچھ اخذ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کی تسلی کے لیے کہا تھا، دیکھو بیٹا، تمہارے ماما کی بہت خواہش تھی کہ بینش ان کی بہو بنے، مگر ابا جان نے اپنی مرضی سے طے کر دیا۔ سیمل کا بھی اس لیے کیا ہے کہ ابا جان کہیں، ہاں تمہیں بتایا نہیں، اتنا ضرور غلط کیا ہے۔ غلط تو کیا ہے آپ سب نے میرے ساتھ، مجھ سے تو ایک مرتبہ پوچھ لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ لوگوں نے بھائی سے سیمل کا طے کر دیا، کم از کم مجھ سے تو ایک بار پوچھ لیتے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں بھی تو اس گھر میں رہتا ہوں۔ کہیں تم تو انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ جی میں سمل سے، مگر آپ لوگوں نے، بابا جان پلیز اب کچھ کریں، ہم خوش نہیں رہ پائیں گے۔ غلطی ہماری ہے جو ہم سے نہیں پوچھا، تمہاری رائے لے لینی چاہیے تھی مگر تمہاری مما نہیں مانی۔ کیسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تعصب سے کہا تھا۔ آپ بات کریں مما اور دادا جان سے، وہ ایسا نہ کریں۔ زین بیٹا، تم جو سوچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے پیار سے سمجھایا تھا۔ ایسا کرنا اب ممکن بھی نہیں ہے۔ میمونہ بیگم نے شاید سن لیا تھا کہ اس لیے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سخت تاثرات سے میمونہ بیگم انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر مما، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ایسے تو ہم تینوں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، آپ دادا جان سے بات کریں۔ زین، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ہم سب نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ جب ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تو تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ آپ لوگوں نے ضرور اپنا فیصلہ ان پر مسلط کیا ہے، ورنہ سیمل کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ آپ لوگوں نے خاندانی رسم و رواج پر ہمیں قربان نہ کریں پلیز۔ وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگا تھا، تم رشتوں کی نزاکت کو سمجھنے کے بجائے بحث کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں شادیاں پسند اور ناپسند سے کب ہونے لگی؟ جو بڑوں نے فیصلہ کر دیا اسی پر سب نے احترام سے سر جھکا دیا۔ تمہارے بڑے تم لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے اب بیکار کی ضد چھوڑو اور اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ بچے نہیں رہے اب تو، انہوں نے اپنے مخصوص روب و دبدبے سے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہم بچے نہیں ہیں مگر ہماری مرضی بھی ان کے اہم معاملات میں پوچھی جائے۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلے سے ہم پوچھے بغیر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ آپ زین، تم بلا وجہ بحث کر رہے ہو۔ ہم سے شرم آنی ہم سے شرم نہیں آتی؟ اپنے ماں باپ سے کس طرح سے باتیں کرتے ہو؟ ایک وہاج ہے جس نے کبھی ہماری کسی بات سے روگردانی نہیں کی، ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور تم ہو جس کی حرکتوں کو چھوٹے سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور تم ہم سے سوال و جواب کر رہے ہو۔ سوری ماما، اگر میں زیادہ بول گیا ہوں تو، مگر صرف حق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حق جو چاچو نے استعمال کیا تھا وہی ہمیں بھی چاہیے، یا کم از کم ہماری رائے کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ رضا صاحب، اس کو کہیے کہ ہماری نظروں کے سامنے سے چلا جائے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے سخت غصے سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے کہا جو ان کو اس وقت اس کی باتیں تحش دلا رہی تھی، ورنہ کسی کی اتنی جرات کبھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرے۔ ابا جان کے فیصلے کے بعد ان کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ رضا صاحب جو خاموش کھڑے تھے وہ اپنے بیٹے کی باتوں سے اتفاق کرتے
थे मगर अपनी बेगम के मिजाज को भी समझते थे। इससे पहले वो कुछ कहते ज़ैन ने शिकवा भरी नज़रों से देखा और गुस्से से तेजी से बाहर चला गया था। ममूना बेगम, मुझे लग रहा है कि हमने जाने अनजाने में बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। मुझे जो पहले शक था वो अब तो यकीन में बदल गया है। अभी भी वक्त है हम। उन्होंने ज़ैन की हालत को देखकर नर्म लहजे में कहा था। आप भी इसकी बातों में आ गए हैं। वो तो नादान है। इस उम्र में बच्चे जज्बाती हो जाते हैं। बजाय इनको कोताहियों को दूर करने के इनका साथ नहीं दे सकते। आप देखना, ये सब वक्ती है। सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तसल्ली देते कहा था, वरना ज़ैन के इस रवैये से वो खुद भी परेशान हो गई थी। आप फिक्र न करें, मैं इसको समझाऊंगी। वो किसी भी मामले को लेकर ज्यादा देर सीरियस नहीं रहता। इस बात का घर में किसी और को खबर ना हो। वो किसी भी मामले को लेकर ज्यादा देर सीरियस नहीं रहता। इस बात का घर में किसी और को खबर ना हो। मुझे सिर्फ इसकी परेशानी है। दुआ करो ऐसा ही हो। उन्होंने खुद को मुतमईन करने को कहा था, वरना हालात तो कुछ और ही दिखाई दे रहे थे। जैन मम्मा के कमरे से बाहर आया तो इसको रह रहकर सेमल पर गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी बात हो गई और इसने इसको बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतने दिनों से जो वो इससे कतरा रही थी तो वो इसके पीछे ये वजह थी। इसका इसने एक मर्तबा भी जिक्र नहीं किया। इसका बदला रवैया, इसकी बातें जर्निश के साथ जोड़, ये सब सोच सोच कर इसको तैश दिला रहा था। वो अपने कमरे में जाने के बजाय सेमल के कमरे में आया, जो कमर सस्ताने के लिए बेड से टेक लगाकर किताब पढ़ रही थी। उसने सख्त तेवरों से इसे देखा, जो इसको अचानक सामने देखकर एक लम्हे को घबरा गए थे। जैन, तुम? कोई काम था? खुद को नॉर्मल जाहिर करते पूछा था। काम नहीं, बल्कि कुछ हिसाब करना था। उसने एक एक लफ्ज को चबा चबा कर कहा। कैसा हिसाब? ना समझी से कहा। हिसाब? हिसाब नहीं, बल्कि मुबारकबाद बनती है। उसने तन से कहा था। मैं समझी नहीं। उसने हकलाते हुए कहा था। अब इतनी अनजान न बनो जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। तुम्हारी मंगनी हो रही है, ये तो बहुत खुशी की खबर है, जो तुमने बताना गवारा नहीं की। समझा, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। खुद को नॉर्मल जाहिर करते कहने लगा था, जबकि अल्फाज में तो गोया लावा दहक रहा था, जिसकी लोह से सीमल की रंगत मुतगैर हो गई थी। जबान बोलने से इनकारी थी। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम्हें तो मालूम था, फिर मुझे क्यों बेखबर रखा? मैंने इसने कहना चाहा था। मुझे इस सब से अनजान रखने की क्या वजह थी? मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूँ। मैं तो तुमसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, और ये इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हारे पेपर्स हो रहे थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। जवाब, डिस्टर्ब? जो अब डिस्टर्ब हुआ हूँ इसका क्या? इसकी बात काटते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, जो इतनी बड़ी बात मुझसे राज रखी। अगर वक्त पर सब बता दिया होता तो इसकी नौबत ना आने देता। इससे क्या होता? तुम भूल रहे हो, इस घर में सारे फैसले बड़े करते हैं। इसने हिम्मत जमा करते कहा था। मैं इन फैसलों को नहीं मानता। तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? उल्टा तुम्हें ही कसूरवार ठहराया जाएगा। तो क्या मैं खड़ा ये सब देखता रहूं? मैं अपनी फीलिंग्स को यूं बेमोल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ ये सब एक तरफा है, बल्कि तुम भी मुझसे। तुम क्या बोल रहे हो? कोई तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। इसने हकलाते हुए नजरें चुराते कहा था। पहले तुम तो समझो, बाकी लोगों को भी समझा दूंगा। तुम दोगी ना साथ मेरा? इसने पुरउम्मीद होकर पूछा था। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। तुम मेरे कजन हो और दोस्त भी, मगर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे फायदे और नुकसान ना ही बताओ तो अच्छा है। मैंने दलील देने को नहीं कहा। जो पूछा है सिर्फ इसी का जवाब दो। इसने सख्त लहजे में कहा था। मुझे नहीं पता, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। इसकी मौजूदगी, ऊपर से इसका एतराफ, वो इस जवाब देने से कासिर थे। वो तो हाँ और ना के दरमियान उलझ कर रह गई थी। हाँ कहकर कह नहीं सकती थी, और ना कहने की हिम्मत ना थी। इसने अपना रुख फेर लिया था, जैसे वो खुद से छुप जाना चाहती हो। मैं बात को खत्म किए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा लहजा और तुम्हारी आंखें तो कोई और ही सच अलाप रही हैं। तुम चाहे इनकारी हो जाओ, मगर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। अपनी इसी फर्माबरदारी की वजह से तुम सब पछताओगे, और सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हारे हिस्से में आएगा। तुम्हारी एक हाँ में सबको कन्विंस कर लूंगा। कोशिश करके देख लो, तुम भी अपनी किस्मत को आजमा लो, ताकि कोई कसक ना रहे। कसक तो अब रहेगी, तुम्हारे इस नामुकम्मल और अधूरे जवाब से। जैन, प्लीज ऐसा तो ना कहो। मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से जहनी तौर पर। आगे के अल्फाज इसके गदगद होने लगे थे, आंखों में भी नमी तैरने लगी थी, और लफ्ज गले में अटक कर फांस बन गए थे। तुम्हारे इन अधूरे जुमलों में बहुत से मायने छुपे हैं। इनको अगर तुम समझ लो तो इस अजियत से छुटकारा मिल जाएगा, जिससे हम दोनों को बेचैन किया है। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और ये सब जानने के बाद मैं कितना डिस्टर्ब हुआ हूँ, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। उसका भी कोई हल निकालना
था ताकि मैं पुरसुकून रहूं, जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी। इसकी कॉल पर बहते हुए आंसू को साफ करते कहा था और रुख फिर फिर कर चला गया था। वो बोझल दिल के साथ इसके कदमों की आहट सुनती और देखती रही थी। मैं कैसे हाँ कह दूं? और ये कहना क्या इतना आसान है कि मैं मुजरिमों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जो कि मुझे गुजारनी है। पछतावा तो मुकद्दर बनेगा ही। सारी जिंदगी दिल में एक कसक रहेगी जो हर वक्त चुभती रहेगी, जो कुछ वो सामने ना कह सकी और दिल में इससे मुखातिब थी। और आंसू गालों पर तेजी से फिसलने लगे थे। सिमल क्या हुआ? बिनिश आपी ने इसको यूं रोता देखकर कहा था। वो वो अल्फाज गले में अटक गए थे। जैन को जाते बिनिश ने देख लिया था। वो बहुत गुस्से से जा रहा था। क्या कहा है इसने? झगड़ा करके गया है क्या? इसे अपने अल्फाज बेमानी लगे थे। वो जैन की शोलाबार आंखें देख चुकी थी। वो इतने गुस्से में था कि इसके पुकारने पर भी इसको नजरअंदाज करके चला गया था। खामोश हो जाओ, इस तरह नहीं रोते। इसके बाल सहलाते हुए इसने चुप करवाना चाहा था। मैं इसकी तबीयत साफ करूंगी, देखना, खुद तुमसे माफी मांगेगा। इसको तसल्ली देते कहा, वरना वो खुद परेशान थी। इनके दरमियान कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था। नौबत आंसुओं तक आ जाएगी। वो किस मंजिल की तलाश में खुद को थका रही है जिसको इसके अपने ही छीन रहे थे। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।